ज्ञान के 200 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आपका पार्ट 1 है और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप कई दिनों से परेशान हो रहे थे कि सर सब्जेक्टिव का पार्ट नहीं आ रहा है। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे याद करें, कौन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको 200 क्वेश्चन आपको हम सब्जेक्टिव बताने वाले हैं और इसी से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको प्रत्येक पार्ट को देखना है और जब तक वीडियो खत्म नहीं हो जाती है तब तक आपको अच्छे ढंग से देखना है और जिसको याद है जो प्रश्न हम बताएंगे उसको भी अच्छे ढंग से सुनना है। आपको सभी उत्तर बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि जिनको याद है वो अच्छे से सुनेंगे तो और भी बढ़िया से उनको याद हो जाएगा और भी आइडिया मिल जाएगा जिससे वह परीक्षा में बढ़िया लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। लेकिन उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताइए, वीडियो में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आइए जानते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रकार की परत जम जाती है और उस परत को हटा देते हैं हम लोग, जिससे कि वो अच्छी तरह से क्या हो सके, जल सके। इसलिए वायु में जलाने से पहले क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। आप इसे अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको उसी में ये सारी चीजें, ये सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन जो चैनल का नाम है सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। और प्रतिदिन क्लास लीजिए, आपका समय काफ़ी कम है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला जो है प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ की प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और कब कहते हैं, जब दोनों तरफ की, यानी कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, जो अभिकारक और उत्पाद होता है, उन दोनों के जो प्रत्येक तत्व के जो परमाणु की संख्या होती है, अगर वह आपस में बराबर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जिन्हें पता है, इसका उत्तर पता है, वो अच्छे से सुनते जाए, क्योंकि सुनेंगे तो अच्छे ढंग से और भी बढ़िया से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को भागा करके चले जाए, तो नुकसान तो आपका ही होगा, है ना। तो पूरी वीडियो देखिए, जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक आपको बढ़िया से देखना है। आगे बताया जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यह अक्सर पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम होता है उसको संतुलित करने के लिए इसको क्या किया जाता है, उसको संतुष्ट करने के लिए इसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है ना। इन समीकरणों को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके पास समय भी कम है, और ऐसा नहीं कि आपको पूरा तरह से अपना कम से कम ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहेंगे हम। जितना कम समय में हो सके और अच्छे से हो सके उतने ही बताने का प्रयास करेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। और आपको पूरे 200 जब हम आपको प्रश्न करा देंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो समझिएगा कि सब्जेक्टिव की पूरी तैयारी हो जाएगी। और 300 प्लस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देखिए। 300 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का वह वीडियो पूरी तरह से अपलोड हो चुकी है। रही सब्जेक्टिव की तो ये भी 200 क्वेश्चन अपलोड हो जा रही है, यानी कि आपका 200 और 300 500 क्वेश्चन अगर आपको एक सब्जेक्ट से अगर याद हो जाती है तो समझिए कि आपकी पूर्ण रूपेण तैयारी हो जाएगी। तो ये जानते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो हम लोग क्यों कहते हैं, इसको वर्णन करना है। तो थोड़ी सी लंबा होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर की ऊर्जा मुक्त करता है। पाचन क्रिया के समय क्या होता है कि भोजन जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, मिलकर के ऊर्जा उत्पन्न करता है। अर्थात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या होती है,
ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम लोग जानते भी हैं कि उसमें से भी अभिक्रिया कब होती है, जब ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मतलब कि उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, यही चीज जानते हैं। और यही सेम प्रक्रिया होती है हम लोगों जो श्वसन के दौरान जो श्वसन होती है उस समय क्या होती है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है। कैसे होती है, अभी आपने जाना कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर के क्या होता है, शरीर में जो उपस्थित होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऊर्जा मुक्त करता है, अर्थात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिल करके हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जा हमें देता है, एनर्जी देता है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, हमें ऊर्जा एनर्जी मिल जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, चलिए तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठक क्यों होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठक क्यों होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और काफी छोटा छोटा लिखे हैं, बस आपको इतना ही लिखना है क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, और जो भी दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा वो आप देख ही पा रहे होंगे, उसमें जो लंबा होगा समझिएगा कि वो दीर्घ उत्तरीय ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखना है, और अक्सर आपको बताया जाता है कि 20 शब्दों में ही आपको लिखना है, 20 से 30 शब्दों में ही लिखना है उत्तर। ऐसा नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो पूरा एकदम लंबा चौड़ा लिख दें, तो लंबा चौड़ा लिखने से जो होता है वह नंबर नहीं मिलता है। आपको सुटेबल होना चाहिए, आंसर आपका सही होना चाहिए, बस इतना ही देखा जाता है। बहुत ऐसे बच्चों का ये कंफ्यूज रहता है, मतलब कि वो सोचते रहते हैं कि जब तक हमारा कॉपी जो होगा उसमें जो पेज मिलता है हम लोग ना पूरा भरेंगे ना तभी हम लोग का बढ़िया नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, तो ऐसा बात नहीं होता है। कॉपी का पेज कितना भी खाली रह जाए उससे मतलब नहीं है, आपको आंसर बस सही लिखना होता है। आइए तो जानते हैं। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य क्या होता है, संगठक है। क्यों है, तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, यह एक प्रकार की क्षारीय पदार्थ है। और क्षारीय पदार्थ कब होता है, जब उसका पीएच मान कितना से अधिक होता है, 7 से जब अधिक हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह क्षारीय पदार्थ होता है। अम्लीय पदार्थ कब होता है, जब 7 से पीएच मान कम होता है। और वह उदासीन कब होता है, जब उसका मान पीएच जो होता है, पीएच का मान जो होता है वह 7 के बराबर होता है ना। तो यह क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वह क्षारीय पदार्थ है जो एंटासिड को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसलिए क्या है, एंटासिड का यह मुख्य संगठक है। समझ में आ गया। चलिए तो कैसे लिखिएगा, है ना। और ये पीडीएफ, ये नोट्स जो है कहाँ पे मिलेगा, ऐप में मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जाइए प्ले स्टोर पे मंटू सर लिखिए या डीएलएस एजुकेशन, या आप डाउनलोड किए हैं तो अच्छी बात है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है कि क्या हो जाता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। तो देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, वह सफेद रंग का एक प्रकार का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और यह जो प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ दिया जाता है डायरेक्ट करके कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इतना भी पूछा जाएगा। तो बस आपको उस समय क्या जवाब देना होगा, इतना ही जवाब देना होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको ऑप्शन में होगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो। अगर सब्जेक्टिव पूछता है तो बस आपको इतना ही लिखना है और घबराना नहीं है, आपको सही उत्तर मिल जाएगा, इतना ही प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर जब इतना ही होगा तो लंबा चौड़ा लिखने से क्या फायदा है ना। चलिए, आपको सही होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठे नंबर जो हम लोग सभी का प्रश्न है वो प्रश्न है कि वासायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खाने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त किया जाता है और क्यों। जो वासायुक्त अथवा तेलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं, अक्सर आप देखते होंगे कुरकुरे वगैरह जब आप खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें हवा जो रहता है वो भरा हुआ रहता है ना, भरा रहता है, जो पैकिंग वाला जो भी सामान रहता है उसमें। तो यह क्यों किया जाता है और कौन सा गैस भरा जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। काफ़ी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान से समझिए। देखिए, वासायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ, यहाँ पे तेलीय खाद्य पदार्थ होगा, छूट गया है टाइपिंग में। तेलीय खाद्य पदार्थ, वासायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए थैली में नाइट्रोजन गैस युक्त किया जाता है। मतलब उसमें क्या कहता है, नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है उसको, ठीक है, क्योंकि इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। क्या होता है, जब हम लोग उसमें नाइट्रोजन की जब हम लोग उसमें भर देते हैं, नाइट्रोजन जो गैस होती है उसे जब भर देते हैं तो उसमें जो उपचयन की क्रिया होती है, यानी कि जो खराब होने की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो वैसा नहीं हो पाता है जब हम लोग क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस हम लोग भर देते हैं।
और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते। अब विकृत गंधित नहीं होती है, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता क्या होता है। ये कई बार पूछा गया, तो आपको सारी चीज हम बताने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये चीज आप समझ में रखिए कि आपको नाइट्रोजन गैस भरा जाती है, पैकिंग जो थैली होती है, कुरकुरे वगैरह जो भी तैलीय खाद्य पदार्थ होता है उसमें, अगर आपसे ये पूछा जाए तो, और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से पूछा जाता है कि क्यों किया जाता है ऐसा, तो ये उपचयन की क्रिया मतलब कि ना हो, उपचयन ना हो, इसको रोकने के लिए, और यह विकृत गंधिता ना हो, यानी कि खराब ना हो। अक्सर आप देखते होंगे कुरकुरे वगैरह में क्या होता है, जब आप देखते होंगे तो उसमें जो हवा नहीं रहता है तो वो वाला खराब हो गया रहता है। तो अक्सर सलाह दिया जाता है कि आपको जो जिसमें हवा वाला नहीं रहेगा उसको आपको खरीदना नहीं है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया तो विकृत गंधिता हो जाएगा, नहीं कि वो खराब हो जाएगा। इसलिए चलिए अगला प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे किसे कहा जाता है, ये समझते हैं। तो देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग का लगना। देखिए, ये अक्सर पूछा जाता है, और आप क्लास 6 में भी ये पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है कि एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे कि दूध से दही का बनना, पहले दूध था और फिर ये क्या होता है, इसे जब हम लोग थोड़ी सी दही मिला देते हैं उसको, और कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए जब इसे हम छोड़ देते हैं तो ये दही के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो क्या होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। पहले तो दूध था लेकिन ये क्या बन गया, अब दही बन गया। उसी तरह का जो लोहा होता है उसमें क्या होता है, जब उस पर गैल्वेनीकरण नहीं की जाती है, यानी कि उस पर हम लोग जिंक की परत नहीं चढ़ाते हैं, तो क्या होता है, वायु की उपस्थिति और नमी के कारण उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है ना। तो उसमें भी क्या होता है, एक नया पदार्थ ही बन जाता है वो भी। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें नया पदार्थ बन जाए, कोई भी हो, नया एक पदार्थ बन जाता है तो समझिए कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला देखिए प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे हम लोग कहते हैं। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे हम लोग किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, तीर के बाईं ओर, तीर कौन, जो आप लोग देखे होंगे अभिकारक और उत्पाद में जो बीच में वो तीर लगता है ना, तीर के बाएं और दाएं ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ की परमाणु संख्या जो होती है समान नहीं होती है। ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे असंतुलित होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि 2Mg + O2 MgO। जब इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो MgO है वहां पे 2MgO हो जाएगा, लेकिन यह संतुलित नहीं है ना। यहाँ पे जो है MgO की संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे अभी 2 नहीं है। अगर 2 इसमें हम लोग लगा देते हैं तब तो ये संतुलित हो जाएगी, और जब तक 2 नहीं लगाएंगे तब तक यह क्या है, असंतुलित है। क्योंकि अभिकारक यानी कि जो तीर है ना, यहाँ पे तीर के पहले वाला जब आप देख पा रहे हैं, तो तीर के पहले वाला क्या है, इसमें Mg में 2 है और O2 में भी 2 है, लेकिन इनमें Mg में क्या है, 1 है, और O में भी 1 ही है। जब इसे संतुलित करेंगे तो हम लोग क्या बना देंगे, इसमें 2 लगा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, संतुलित नहीं होगा, यहाँ पे असंतुलित होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों की परमाणु जो संख्या होती है समान नहीं होती है। ऐसे समीकरण को हम लोग असंतुलित कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, चलिए असंतुलित क्या कहते हैं, जब तीर के बाईं और दाईं ओर दोनों के परमाणु संख्या समान हो, या आप कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित कहेंगे। लेकिन जब बराबर नहीं होती है तो असंतुलित कहेंगे। इसको याद करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न हम सभी का है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों मिल करके एक नए पदार्थ या कह सकते हैं एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक छोटा छोटा पदार्थ, माने 2 को कोई छोटा छोटा पदार्थ है, और जब उसको जोड़ दिए हम लोग तो एक जब बड़ा पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे एक Mg है और एक O2 है, यानी कि ऑक्सीजन है, और दोनों को जब हम लोग जोड़ दिए तो बन गया 2MgO, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन करके आ गया। एक तो अलग अलग था मैग्नीशियम और एक था अलग था ऑक्सीजन, जब इसे हम लोग जोड़ देते क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इस प्रकार से जब 2 पदार्थों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद से एक बड़ा पदार्थ बनेगा या कि नया पदार्थ बन जाएगा, बड़ा पदार्थ कहिए चाहे नया पदार्थ कहिए, तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बस संयोजन अभिक्रिया, है ना। चलिए
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अब जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या अंतर होती है, उस अंतर को आप बता दीजिए। तो देखिए ध्यान से समझिए कि उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रिया होती है। यानी कि पूरक का मतलब हो गया, कह सकते हैं कि यह उल्टा होती है, यही कह सकते हैं आप कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या हो सकती है, तो एक दूसरे की यह पूरक अभिक्रिया होती है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जबकि अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन की ह्रास होती है। ह्रास का मतलब होता है कि समाप्त होती है, मतलब कमी आती है। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन जो अभिक्रिया होती है वही एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब कि यह उल्टा है एक दूसरे के। उपचयन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जबकि हाइड्रोजन की क्या होती है, ह्रास होती है, यानी कि कमी होती है। लेकिन जब अपचयन की अभिक्रिया होती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की ह्रास होती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, और उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है ना। तो इसे आप अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा और इसे आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताते रहिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पिछले सालों का अनुसार आपको क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो हम आपको प्रश्न बताएंगे 200 प्लस क्वेश्चन सब्जेक्टिव, उसके बाद से बाहर से 100% जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करना पड़ेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका, सभी वीडियो का। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देखिए, एक भी वीडियो छोड़िएगा तो अंतिम में नुकसान होगा आपको, है ना। क्योंकि इस साल हमारी टारगेट यही है कि आपको एकदम बेहतर बनाए हम। जितना हमसे हो सकता है आपको पूरी की पूरी तैयारी करा दें, जिससे कि दिक्कत ना हो। और हम समझ रहे हैं कि आपकी लॉकडाउन की वजह से तैयारी इस साल हुई नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि संचारण क्या है, धातु को संचारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखें। यहाँ पे संचालित लिखा गया, संचारित होगा। आइए समझते हैं कि हम लोग संचारण किसे कहते हैं, और धातु को संचारित होने से बचाने के लिए हम लोग कौन कौन से 3 तरीका यानी कि 3 विधि का उपयोग कर सकते हैं। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से समझिए। देखिए, खुली वायु या नमी वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया करके एक परत बना लेती है। ये भी गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे सतह होगा। सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, एक पदार्थ बना लेती है या बना लेता है, जिससे धातु का क्षय होने लगता है। यहाँ पे क्षय होगा, क्षय होने लगता है। इस परिघटना को हम लोग कहते हैं संचारण। इस परिघटना को क्या कहते हैं, संचारण। यानी कि आसान भाषा में समझिए कि जब वायु की उपस्थिति में हम लोग किसी पदार्थ को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जब वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ को छोड़ देते हैं और वह वायु कैसा होता है, नमी युक्त होता है। जैसे मान लीजिए कि ठंडी वाला मौसम है, ठंडी वाला मौसम में क्या होता है, जो ओस होता है, जो ओस की बूंदे होती है, ये क्या करता है, उस वस्तु पे, उस लोहे की वस्तु पे पड़ेगी। जब ये पड़ेगी तो क्या करेगा, इस पे एक प्रकार की परत बन जाएगी धातु की। ये धातु से अभिक्रिया करके क्या करेगा, एक पदार्थ का एक प्रकार की परत बना लेगी, और परत जब बनाएगी तो इसका क्या होना, क्षय होना शुरू हो जाएगा, यानी कि समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अक्सर आप देखते हैं कि लोहे के वस्तु को हम लोग बाहर में नहीं रखा जाता है ना, और रखा भी जाता है तो उस पर पेंट किया हुआ रहता है। नहीं पेंट किए हुए रहेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, यानी कि उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा, वो संचारण हो जाएगा, मतलब उस पर जंग लग जाएगा। इसी परिघटना को हम लोग संचारण कहते हैं। और धातु को संचारित होने से बचाने के लिए हम लोग 3 विधियां कौन कौन से कर सकते हैं, 3 विधियों को आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला एक विधि की बात करते हैं तो है जस्तीकरण करके, उसमें हम लोग जस्तीकरण करके उसको हम लोग बचा सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग कर सकते हैं उस पर पेंट करके, उस पर पेंट लगा दीजिएगा। जब तक पेंट रहेगा तब तक ठीक है, पेंट हटेगा तो फिर गड़बड़, यानी कि संचारित होना शुरू हो जाएगी, यानी कि उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। और तीसरा होती है तेल या ग्रीस लगा करके, उस पर तेल लगा दीजिए। तेल लगा देंगे तो क्या होगा कि वायु के संपर्क में वो नहीं आएगा, नमीयुक्त वायु के संपर्क उसमें नहीं आ पाएगा। तेल जब उसमें लगा दीजिएगा या ग्रीस लगा दीजिएगा तो उसमें नहीं आ पाएगी। अक्सर आप देखते हैं कि साइकिल वगैरह जब चलाते हैं तो उसका जो चैन होता है उसमें अक्सर क्या होता है, लगा रहता है ग्रीस वगैरह। तो जब उसमें तेल या ग्रीस वगैरह लगी रहती है तो जब तक वो क्या करता है, जंग जो होता है वह नहीं लगता है। लेकिन अक्सर जब क्या होता है, जब वह जो उसमें का जो हट जाता है, ग्रीस या तेल जब हट जाता है, जब कभी कभी पानी से भींगते जाता है, धुल करके खत्म हो जाता है, तो उस पर क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाती है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, तेल या ग्रीस लगा करके उस पर। तो यही 3 विधियां है, और 3 विधियों पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने लोहे की वस्तु को क्या करते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो यही सभी प्रश्न आती है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। आइए समझते हैं कि हम लोग विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व के परमाणु के द्वारा अपने से कम सक्रिय परमाणु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा कि वैसा एक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, एक अधिक सक्रिय तत्व, एक अधिक मतलब कि ज़्यादा हो, क्या हो, ऐसे समझिए कि एक ज़्यादा बलवान अपने से कम बलवान को क्या कर देता है, हटा देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व के परमाणु के द्वारा अपने से कम सक्रिय परमाणु को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, भगा देता है उसको और उसका स्थान वो खुद ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो जो Fe है और Cu से क्या किया है, Cu को हटा दिया है और वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, यानी कि अब बन गया है ये FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो Fe है ये Fe क्या किया है, अब Cu को हटा दिया है, कहाँ से, SO4 से, और SO4 से हटा करके उसका स्थान ये ग्रहण कर लिया है, अब बन गया है FeSO4 प्लस Cu। तो इस प्रकार से क्या होती है, यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो जब भी विस्थापन अभिक्रिया की बात किया जाएगा तो कैसे बताइएगा, ये आपको परिभाषा लिख देना होगा। चलिए बात करते हैं अगले परिभाषा की, अगले क्वेश्चन की। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आपको वीडियो मिलेगी, नहीं तो वीडियो नहीं मिल सकती है। अगला प्रश्न है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन, हमने तो विस्थापन के बारे में जाना कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जानते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है, आयन का। धनायन जो ऋणायन होती हैं उसका आदान प्रदान हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, से बनेगा यह 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुई है, आयन का जो है आदान प्रदान हो गई है। यहाँ से Cl जो है अब यह इसमें आकर जुट गया है, NaCl हो गया है, और यहाँ का जो SO4 है और BaSO4 में जाकर जुट चुका है, यहाँ पे ये बन गया है वेरियम सल्फेट बन गया है। इस प्रकार से ये आयनों का यहाँ पे आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा जाता है। आइए समझते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या हो जाता है, एक अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें से एक अवक्षेप निकल के आ जाता है, एक अवक्षेप बन जाता है, कोई दूसरा एक छोटा सा अवक्षेप मतलब कि जिसका उपयोग ना हो वह पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखना होगा आपको, अगर आएगा आपके परीक्षा में कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, बनने के स्वरूप एक अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कम ही समय में आपको थोड़ा ही बहुत में अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि तैयारी आपकी हो जाए। ऐसा कम समय है, नहीं तो बढ़िया से अगर हम बोलना चाहें एक ही क्वेश्चन भी कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएगा, बोलते अगर आ जाए समझाते रह जाए तो, है ना। लेकिन समय कम है तो उतने ही में आपको सोच रहे हैं कि जो लाइन दिया गया उसी लाइन को समझा दे, जिससे कि दिक्कत न हो और आप याद कर लें। ठीक है, समय आपके पास काफ़ी कम है, लाइक कीजिए। चलिए तो चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो करके क्यों रखा जाता है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करने लगता है, या जलने लगता है। या आप कह सकते हैं कि जो सोडियम होता है अगर उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाहर कहीं छोड़ देंगे तो क्या करेगा, वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और खुद ब खुद वो जलना शुरू कर देगा। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, यह न जल पाए, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, केरोसिन तेल में इसको डुबो देते हैं। केरोसिन तेल कहीं पे मिट्टी का तेल बोला जाता है, वही होता है केरोसिन तेल में इसको डुबो करके क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसा ये होता है कि यह खुद ही, अगर इसे हम लोग खाली कहीं छोड़ देते हैं दूसरे जगह, तो यह क्या करता है, यह ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, यह अभिक्रिया करके खुद ब खुद जलना शुरू कर देता है। तो इसको न जले, इसको बचा करके रखे, इसके लिए क्या किया जाता है, इसको केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए
तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। काफी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ जो है वह क्यों नहीं रखे जाने चाहिए। तो ध्यान से समझिए कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ हम लोग रखेंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया करके क्या करेगा, एक विषैले यौगिक का निर्माण कर देगा। ओके, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा हानिकारक होती है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में हम लोग इन पदार्थों को क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। समझ में आया कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही हो या कोई खट्टा पदार्थ हो उसमें क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि क्या करता है कि यह जो होता है वह अम्ल के कारण क्या करता है, दही जो होते हैं या खट्टे पदार्थ होते हैं ये अम्ल की उपस्थिति के कारण धातु के सतह से क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करने के बाद से एक विषैले पदार्थ का क्या कर लेते हैं, विषैले यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक रहती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे नहीं रखते हैं। चलिए, तो आपको अगर प्रश्न आएगा कि पीतल एवं तांबे के में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाना चाहिए, तो आप ये लिख दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि अम्लों के सामान्य गुण जो होते हैं वह क्या क्या होते हैं। जो अम्ल होता है, अम्ल के बारे में आप जानते हैं कि वैसा होता है जिसका क्या होता है, 7 से कम पीएच होता है, जिसका पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। ठीक है, 7 से कम होना चाहिए उसे हम लोग कहते हैं। तो इसका जो सामान्य गुण होता है वह क्या होता है, सामान्य गुण आपको बताना है ना। तो देखिए सामान्य गुण इसके निम्नलिखित है, जैसे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में ये खट्टा होता है। आगे बात करते हैं तो यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, या लाल कर देते हैं। ध्यान से याद करके रखिएगा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न में पूछा जाता है कि अम्ल जो है वह लिटमस पत्र को क्या करता है, तो नीले को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आगे बात करते हैं तो इसका जो घोल होता है वह साबुन की घोल की तरह चिकना नहीं होता है। साबुन का घोल देखते होंगे तो जब आप उसको जब अपने शरीर में जब आप इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें देखते हैं तो क्या होता है, काफी मुलायम होता है ना। तो उस तरह का ये चिकना होता है। तो चिकना इस तरह का ये नहीं होता है, कभी भी अम्ल ऐसा नहीं होता है। यह धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो बता दीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बढ़िया से पढ़े रहिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो क्या बनाता है, वह हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये बात आपको याद करके रखनी है। आगे बात करते हैं तो यह कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर देता है। यह कार्बोनेट के साथ क्या करता है, क्रिया करके क्या करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर देता है। तो यह रही इसका सामान्य गुण कि सामान्य गुण इसका कौन कराता है, अम्ल की। अब बात करते हैं आगे प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का कि विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है उसका उपयोग बताना है आपको कि उसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग निम्नलिखित है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। ध्यान से देखिए क्या क्या होगा कि यह कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में होता है। कागज तथा कपड़ा उद्योग में इसका क्या होता है, विरंजक के चूर्ण के रूप में उपयोग होता है। पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए, यानी कि रोग उत्पन्न ना हो पेयजल में, पीने वाला जल में, उसमें यह इस्तेमाल किया जाता है। बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोलोफॉर्म में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में यह ऑक्सीजन के साथ कार्य करता है। और इसमें भी इसका उपयोग करता है किसका, विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण के बारे में अगर आएगा तो क्या कीजिएगा, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का उल्लेख कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से समझिएगा। दैनिक जीवन में हम लोग पीएच की बात करते हैं तो इसका उपयोग निम्नलिखित है, इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला कि कृषि कार्य में मृदा का पीएच याद करने के लिए। अक्सर आप देखते हैं कि खेतों में क्या होती है, कभी कभी जो फसल होती है वो अच्छी खासी नहीं हो पाती है, तो उसका पीएच मान जो होता है वह इधर उधर हो जाता है। या तो खेत अम्लीय या तो कभी क्षारीय, उसको उदासीन हम लोग को करना पड़ता है। तो अक्सर आप पढ़े होंगे कि चूना को उसमें इस्तेमाल किया जाता है। या क्वेश्चन भी है कि अक्सर खेती करने के समय में चौक, चूना पत्थर, खड़िया का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं खेतों में, ताकि वह क्या हो जाए, उदासीन हो जाए, इसलिए उपयोग किया जाता है। तो इसके पीएच मान में क्या किया जाता है, कृषि कार्य में भी इसका क्या किया जाता है, पीएच का उपयोग किया जाता है। आगे है कि दवाइयों के उत्पादन में भी किया जाता है इसका उपयोग। पीएच के महत्व है, दवाइयों में भी इसका महत्व है। जलीय जीवन के संरक्षण में भी इसका क्या है, इसका महत्व है। आगे है कि विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में की जाती है कि जो विलयन है उसकी क्या अम्लीयता है, कितना वह अम्ल है, कितना वह क्षार है ना।
इसकी भी जांच करने के लिए इसकी की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करके रखिएगा, जब भी परीक्षा में आएगा तो इसे आप इस तरह से लिख दीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगला है कि क्षारकों की सामान्य गुण लिखना है। अम्ल के गुण आपने जाना कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्षारक की सामान्य गुण क्या होता है। क्षारक की तो ध्यान से समझिए, क्षारक के जो सामान्य गुण है वह अम्ल से उल्टा है। जैसे स्वाद में वो खट्टा था तो ये कड़वा होगा। ये क्या होगा, इनका स्वाद जो होगा वह कड़वा होता है। यह साबुन जैसा चिकना होता है तथा त्वचा को क्षति पहुंचाता है। और उसमें आपको क्या पढ़े थे आप कि वह साबुन के जैसा चिकना नहीं होता है। चलिए, और यह क्या होता है, साबुन की जगह चिकना होता है। आगे है कि यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लेकिन वह क्या था, अम्ल, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता था। आगे है कि हल्दी के रंग को भूरा या लाल कर देता है। जो हल्दी का रंग होता है ना, उसको ये क्या करता है, या तो भूरा कर देगा या तो लाल ही कर देगा, ये जो क्षार होता है। और अगला है कि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण कर देता है। जो अम्ल होती है उसके साथ यह क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और उसके साथ एक लवण का निर्माण कर देता है, लवण और जल का निर्माण कर देता है ना। तो आपका ये भी अगर पूछा जाता है कि आप बताइए कि लवण किसे कहते हैं, तो लवण से भी आप बता दीजिएगा क्या चीज, कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं वो आपका लवण होता है, या अम्ल और क्षार मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, है ना। जिस भी तरीका से आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेगा तो लवण का निर्माण होगा। तो इस तरह से आपको लिखना होगा और यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में इंपोर्टेंट रहेगी। तो 200 प्लस क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। आगे फिर लगातार आपको वीडियो देखनी है और सारी चैप्टर का, सारी बुक का, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का, सभी का हम 200 प्लस क्वेश्चन में कंप्लीट आपको कर देंगे। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा जब पूरे के पूरे आप पढ़ लिए होंगे तो। और ये नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ऐप में मिलेगा आपको। जैसे कि शुरू में हमने बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है सर्च कीजिएगा, आपको ऐप वगैरह मिल जाएगी। इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड करके आप देखते रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत होता है नीचे बताइए। लेकिन आपको वीडियो वगैरह कैसे मिलेगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक है, एक एक करके सभी वीडियो देखिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट के साथ।